प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय पिल्लूखेड़ा, जींद। आज का हमारा विषय रहेगा रासो काव्य परंपरा से क्या अभिप्राय है। आदिकाल में रचित विभिन्न रासो काव्य का परिचय दीजिए। रासो काव्य परंपरा को समझने से पूर्व हमें सर्वप्रथम रासो शब्द की उत्पत्ति पर विचार करना होगा। रासो के अर्थ और स्वरूप को समझे बिना हम इस काव्य परंपरा का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। फ्रेंच विद्वान गार्सा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसु से मानी है। उनका मानना है कि पृथ्वीराज रासो की कुछ प्राचीन प्रतिलिपियां में प्रियुराज राजसु लिखा हुआ है। इस राजसु से बिगड़कर राजसु शब्द बना, लेकिन यह तर्क भी अधिक ठीक नहीं लगता। कुछ विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। एक विद्वान हुए हैं चंद्रबली पांडे। उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है, जो कि रूपक का एक भेद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासो जो शब्द है, रास, रासु, रासु और रासो आदि शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते रहे। विद्वानों ने अपने ढंग से राजसु, रहस्य, रसिक, रासक शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी है, जिसका अर्थ है गीत युक्त मंडलाकार समूह नृत्य। जिसका अर्थ है गीत युक्त मंडलाकार समूह नृत्य। आदिकालीन रासो साहित्य के अंतर्गत जिन ग्रंथों को शामिल किया जाता है, उनके रचयिताओं के संबंध में तो बहुत कुछ ज्ञात है, किंतु पाठ, काल और तिथियों का प्रश्न आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। ऐसी स्थिति में हालांकि इस साहित्य को संदिग्ध
साहित्य भी माना जाता है, परंतु काव्यात्मक की दृष्टि से यह साहित्य बेजोड़ है। आदिकाल में रचित प्रमुख राष्ट्र काव्यों का वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले नाम आता है पृथ्वीराज रासो। रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो विशेष ख्याति प्राप्त काव्य है। इसे रासो काव्यों का प्रतिनिधि काव्य माना जाता है। इसे रासो काव्य का प्रतिनिधि काव्य माना जाता है। इसके रचयिता प्रसिद्ध दरबारी कवि चंद्रबरदाई है, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे। जहाँ तक इसके कथानक की बात आती है, इसमें दिल्ली और अजमेर के हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता एवं शौर्य पर आधारित है। इसमें दिल्ली और अजमेर के जो हिंदू शासक हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान की वीरता व शौर्य पर यह आधारित है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध है। इसका जो वर्णित संस्करण में लगभग 16,000 छंद तथा 69 सर्ग है। मध्यम में 7,000 छंद है। लघु में 1,300 छंद है। हालांकि इस काव्य की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया जाता है, पर काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट काव्य है। इसमें कवि ने श्रृंगार एवं वीर रस, विभिन्न अलंकारों, वस्तु वर्णों, मार्मिक प्रसंगों तथा दोहा, छप्पे आदि छंदों का इसमें प्रयोग किया है। कवि की भाषा डिंगल है एवं पिंगल है, जो रसों के अनुकूल है। दूसरा नाम आता है रासो काव्य में खुमान रासो। खुमान रासो भी संदेह पद काव्य है या विवाद का विषय है। इस ग्रंथ एवं इसके रचयिता के बारे में कई शंकाएं उठाई गई। सबसे पहली शंका के रचयिता के बारे में है। इसे भरमभट्ट ने लिखा या दलपति विजय ने। इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न विद्वान दलपति विजय के पक्ष में देते हैं। इसके संदर्भ में दूसरी शंका यह है कि चित्तौड़ में 3 खुमान हुए थे। खुमान रासों में किस खुमान की कहानी है?
इस रासों में 9वीं शताब्दी के खुमान से लेकर 18वीं शताब्दी के राणा संग्राम सिंह तक की चर्चा है। वास्तव में खुमान रासों में खुमान वंश का ही इतिहास पढ़ने को मिलता है। इस विशालकाय ग्रंथ में डिंगल भाषा का प्रयोग है तथा इसमें छंदों की संख्या 5000 है। यह नहीं, इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी परिपाक हुआ है, वर्णन हुआ है। अगला जो रासो ग्रंथ है वह है परमाल रासो। रासो काव्य परंपरा में यह एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है जिसकी हस्तलिखित प्रतिलिपि आज तक प्राप्त नहीं हुई। परमाल रासों में कालिंजर के राजा परमाल के दरबारी कवि जगनिक द्वारा रचित है। इन्हें चंद्रबरदाई का समकालीन कवि माना जाता है। इस रासों में उन्होंने महोबा के 2 वीरों आल्हा और उदल की वीरता पूर्ण 52 लड़ाइयों तथा उसके विवाह का बहुत ही काव्यात्मक एवं ओजपूर्ण शैली में वर्णन किया है। इसका नामकरण बाबू श्याम सुंदर दास ने किया तथा 1911 में प्रकाशित करवाया। स्वतंत्रता से पहले पूर्व काल में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आलाखंड के नाम से इसे फिर से छपवाया था। कुछ विद्वान परमाल रासों को पृथ्वीराज रासों का महोबा खंड के नाम से भी पुकारते या कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आल्हा के नाम से इसे जाना जाता है। वहाँ गांव-गांव की भीड़ भरी महफिलों में रात भर गाया जाता है। चूँकि इसका संकलन, संपादन और प्रकाशन 20वीं सदी में हुआ है, अतः इसमें कुछ अन्य अंश जोड़ दिए हैं। मूलतः यह एक वीररस प्रधान रचना है।
इस काव्य रचना की भाषा और छंद विधान के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह रचना मौखिक रूप से ही प्राप्त हुई है। लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि परमाल रासो वीर रस की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा सकती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, 12 बरस ले कुकर जीवे अरु 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षेत्रीय जीवे आगे जीवन को धिकार। आगे नाम आता है संदेश राक्षक। कुछ विद्वान संदेश राक्षक को रासो काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। अपभ्रंश में रचित होने के बावजूद यह ग्रंथ काफी लोकप्रिय है। इसके रचयिता मुल्तान निवासी अब्दुल रहमान कृत संदेश राक्षक एक विशुद्ध प्रेम गाथात्मक खंड काव्य है। हालांकि इसके रचना काल के बारे में विभिन्न विद्वान संदेह व्यक्त करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका रचना काल 11वीं शताब्दी माना है। कुछ विद्वान 12वीं शती को इसको रचना काल मानते हैं। यह एक खंड काव्य 223 पदों तथा 3 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक दूत काव्य है। इस विरह काव्य में विरहिणी नायिका की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन पढ़ने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे विजयपाल रासो। यह
नल सिंह द्वारा रचित काव्य है। यह एक अन्य गीत गथात्मक रासो काव्य है। इसकी रचना काल के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। इसके रचयिता नल सिंह माने जाते हैं तथा इसमें 42 छंद ही मिलते हैं। इसमें विजयपाल के दिग्विजय की कथा है। यह वीर रस प्रधान रचना है। इसका रचना काल मिस्र बंधुओं ने 1298 ईस्वी मानते हैं और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त 543 ईस्वी के बाद। वहीं दूसरी ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी नाम से एक अन्य रचना का उल्लेख किया है जिसके कवि मलदेव बताए गए हैं। आगे हम बात करते हैं हमीर रासो। इस काव्य रचना की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई। प्राकृत पेंगलम में हमीर नरेश हुए हैं। उससे संबंधित कुल 8 छंद मिलते हैं। इन्हीं छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने स्वतंत्र ग्रंथ हमीर रासो की उद्भावना की है तथा सारंगधर कवि को इसका रचयिता बताया है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने इसे जज्जल कवि की रचना माना है। आगे हम बात करेंगे विशलदेव रासो की। यह नरपति नाल द्वारा रचित है। यह भी रासो काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। इसका रचना काल संवत 1272 स्वीकार किया गया। लेकिन कुछ विद्वान इसका रचना काल संवत 1212 से 1220 तक मानते हैं। अब तक इसकी 27 प्रतियां मिली हैं जिसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने
कुल 500 छंदों में से केवल 128 छंदों को प्रामाणिक माना है, शेष को प्रक्षिप्त। उन्होंने इसका रचनाकाल सन 1312 माना है। अधिकतर इनका जो समय है 1272 संवत 1272 में इसका रचनाकाल माना है। यह एक वीर काव्य न होकर एक प्रेम काव्य है, जिसमें विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के प्रेम को विकसित होते दिखाया गया है। इस रासो काव्य में अजमेर के शासक विशलदेव तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के विहत्तर कहानी 4 खंडों में वर्णित है। पहले खंड में दोनों का विवाह, विशलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में विशलदेव के रूठ कर उड़ीसा जाने का वर्णन है। तीसरे खंड में राजमती के विरह तथा भोज द्वारा उसे अपने घर ले जाने तथा चौथे खंड में 12 वर्ष बाद पत्र पाकर विशलदेव के आने और राजमती को लीवा ले जाने का वर्णन है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भाई यह एक श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसके अलावा भी रासो काव्य परंपरा में कुछ ऐसी रचनाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, जिनके नाम के आगे रासो शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन इन काव्यों में रासो काव्य की सभी विशेषताएं देखी जा सकती है। पुनः ये रचनाएं आदिकाल में ही रचित है। इनमें भट्ट केदार रचित जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि रचित जयमयंक जस चंद्रिका तथा श्रीधर रचित रंगमंच आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका में कन्नौज नरेश जयचंद की वीरता का प्रभावशाली वर्णन उपलब्ध होता है, लेकिन ये दोनों रचनाएं अभी तक अप्रकाशित है। धन्यवाद आप सभी को रासो काव्य परंपरा का प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।